गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, दगाबाज बलमा एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है। सामाजिक कृतियों को दिखाते हुए मैंने लिखा है। जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं उस पे लिखा है। तो देखिए कैसी लगती है मेरी ये कहानी, दगाबाज बलमा। रेनू ने अपने चेहरे को बिल्कुल अच्छी तरह ढक रखा था। चलते बस को रोका। 1 मिनट जी, कहिए, पटना जा रही है ये बस? हाँ, आइए बैठिए। रेनू ने अपने उखड़ते सांसों पे काबू पाया और सीट पर निढाल पड़ गई। पैसे? जी अभी दे रही हूँ। कंडक्टर ने टिकट काटी। ये दोनों बैग आपकी है मैडम? जी। अंदर डिक्की में रख दूं क्या? नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं पर एडजस्ट कर लूँगी, रेनू ने कहा। कंडक्टर ने कहा कि चलिए ठीक है। बस तेजी से हाईवे पे दौड़ने लगी थी। रेनू को पता था ये बस आगे किसी शहर से शाम के 6 बजे खुलती है और हमारे शहर में रात के 10 बजे पहुंचती है। रात भर चैन से सो, सवेरे सवेरे पटना पहुंच जाएंगे। उसने चैन की सांसें ली। फ़ोन भी बंद कर रखा था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। रेनू एक पोस्टमास्टर की बेटी थी। रेनू से बड़े 2 भाई थे और रेनू दोनों भाइयों की छोटी लाडली बहन थी। गांव में गर्ल्स कॉलेज नहीं थे, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई मौसी के शहर जाके की थी। रेनू की मौसी काफ़ी अमीर थी। उसके दोनों बेटे वेल सेटल थे। उनकी अपनी भी कोई बहन नहीं थी, इसलिए रेनू उनकी भी चहेती थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। रेनू को मौसी के घर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं अखड़ती थी। अगर ये कहा जाए कि उसे घर से ज़्यादा सुख मौसी के घर मिलता था तो शायद यही ठीक होगा। रेनू को यहीं इसी शहर में उस लड़के से प्यार हो गया था, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। रेनू ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, किसी को भनक तक नहीं लगने दी थी। रेनू जॉब करना चाहती थी, इसलिए उसने एमएससी करने के बाद बीएड भी किया था और जॉब की इंटरव्यू देना उसने शुरू कर दिया था। वो इंटरव्यू देने के लिए अक्सर पटना जाती रहती थी। दोनों भाई बड़े थे, कमाने लगे थे, इसलिए दोनों की शादी हो चुकी थी। अब घर में रेनू की शादी के चर्चे शुरू हो गए थे। रेनू के पापा भी रिटायर हो गए थे। रेनू अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, पर वो जानती थी कि जय कायस्थ जात का है और उसके परिवार वाले बहुत पुराने विचार के ब्राह्मण इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, इसलिए मुंह खोलना ही बेकार है। समझना और समझाना तो दूर की बात है। रेनू के दोनों भाई दिल्ली में जॉब करते थे। रेनू अपने माता पिता के साथ अकेले रहती थी। वैसे भी उसकी भी पूरी पढ़ाई तो मौसी के घर से ही हुई थी। बस छुट्टियों में ही माँ बाप के साथ रहने का मौका मिलता था। रेनू ने 5 दिन पहले ही जय से बातचीत कर सारा प्रोग्राम सेट कर लिया था। फिर उसने अपने दोस्त के मोबाइल से वो नंबर डिलीट कर दिया था। वो किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने अपनी शादी के लिए बनाए गए सारे गहने जेवर, घर में पड़े सारे पैसे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रिजल्ट्स, सारे पेपर्स लेकर निकली थी, क्योंकि उसे पता था शादी अपने से छोटे जात में करने के बाद में कभी भी उसके घर में वापसी असंभव थी। रेनू काफ़ी सीधी और शांत लड़की थी। कम से कम घर परिवार वाले तो ऐसा ही समझते थे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रेनू जैसी डरपोक लड़की इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। उसने अपने इसी बात का फायदा उठाया था और अपने बूढ़े माँ बाप को सोता छोड़ घर से निकल आई थी। रेनू ने सोच लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। दोनों भाइयों ने भी अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी की थी। एक मराठी ब्राह्मण थी, दूसरी पंजाबी ब्राह्मण यानी ब्राह्मण थी। दोनों भले अलग अलग स्टेट की हो, इसलिए रेनू के माता पिता मान गए थे। राजी खुशी धूमधाम से शादी हुई थी। मानते भी तो क्यों नहीं, आखिर बेटों को ज़्यादा प्यार जो मिलता है। ऊपर से दोनों बेहद खूबसूरत भी थी और कमाती भी थी। सो अलग रेनू को हमेशा ऐसा लगता उसे उसके माँ बाप का प्यार ही नहीं करते। रेनू को हमेशा ऐसा लगता कि उसके माँ बाप उसे प्यार ही नहीं करते।
उसने बुरा सा मुंह बनाया। मैं देखने में भले बहुत खूबसूरत नहीं हूँ तो क्या, पर कमाऊंगी जरूर और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी, और शादी तो जैसे ही करूंगी। वो कायस्थ हुआ तो क्या हुआ। रेनू को किसी की भी नहीं पड़ी थी। उसका मन बिल्कुल बागी हो चुका था। छोटे शहर में रहती थी पर बिंदास थी। हाँ, ऊपर से भले दिखती नहीं थी पर अंदर से वो काफ़ी निडर थी। पापा को पेंशन मिलता है, 2 मंजिला मकान है, खेती बाड़ी है, किसी से एक ढेला तक पापा नहीं लेते। फिर अब तो मेरी शादी के झमेले भी नहीं रहे, तो रिटायर के सारे पैसे उनके पास ही रहेंगे। सभी तो खुश ही हैं, फिर मैं खुश क्यों न रहूं। ये जेवर मेरे लिए तो बनाए गए थे, इसलिए इस पर मेरा ही पूरा हक है। मैंने चोरी थोड़े ना किया है। फिर घर में रखे पैसे लिए तो क्या हुआ, पूरे रिटायर के पैसे जो बच गए सो मैं किसी की चिंता क्यों करूं। अगर मेरी किसी को नहीं पड़ी तो मुझे भी किसी की नहीं पड़ी। रेनू ने मन ही मन खुद को बहलाया फुसलाया, ढेरों तर्क वितर्क किए और नींद के आगोश में समा गई। सुबह होते होते बस पटना पहुंच चुकी थी। उसने काफ़ी ट्राई किया पर जय को फ़ोन लग ही नहीं रहा था। रेनू ने उसके सारे ढेरों दोस्तों को भी कॉल किया पर किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। जय का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। 3 दिन तक लगातार कोशिश कर करके रेनू थक चुकी थी। उसका रो के बुरा हाल हो गया था। रेनू वो हर जगह जय को ढूंढ आई थी, जहाँ जहाँ वो उसके साथ गई थी, पर हाथ कुछ भी नहीं लगा था। रेनू को जय पे पूरा विश्वास था। उसका दिल ये मानने को ही तैयार नहीं हो रहा था कि जय उसे धोखा दे सकता है। ये न्यू सिम जय ने ही अपने नाम पे खरीद के उसे दी थी 2 महीने पहले, जब वो रिजल्ट लेकर अपने शहर जा रही थी। उसी वक्त सारे प्रोग्राम बन गए थे। निकलने के 5 दिन पहले भी सारी बातें साफ हुई थी। फिर क्या हो गया, उसका फोन बंद क्यों आ रहा है। रेनू का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। वो उसी होटल में ठहरी थी जिसमें हमेशा ठहरती थी, पर अब और ज़्यादा दिन वहाँ रुकने पे पकड़ाने का डर था। इसलिए उसने होटल छोड़ दिया था और तत्काल में बेंगलोर का टिकट कटा करके वो ट्रेन पे सवार हो गई थी। पता नहीं घर पे मम्मी पापा का क्या हाल हो रहा होगा। अब तक तो बातें काफ़ी फैल गई होगी। सभी को पता चल गया होगा कि मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। सभी मुझे कोस रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे। सारे नौते रिश्तेदार यूँ जमा हो गए होंगे मानो मेरी मौत ही हो गई हो। सभी माँ बाप को बुरा सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे होंगे। काफ़ी बदनामी हो रही होगी, पर इतना तो पता है कि पुलिस में तो मेरे माँ बाप कभी नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं बालिग हूँ, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। पर जय ने मुझे धोखा दे दिया, ये विश्वास नहीं हो रहा है। शायद वो बेंगलोर में कांटेक्ट करे मुझे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। दिल तो कर रहा है घर वापस लौट जाऊं, नहीं तो कम से कम कॉल तो कर लूं अपने पुराने नंबर से, पर नहीं। उसने तो अपने पुराने मोबाइल को बेच के नया मोबाइल तक ले लिया था और सिम तो अभी भी जय के नाम वाला ही यूज कर रही थी। रेनू अपने ही उधड़ेबुन में खोई हुई थी और चुपचाप ट्रेन पर बैठी अपनी यात्रा कर रही थी। रेनू 3 दिन की यात्रा कंप्लीट करके अब बेंगलोर पहुंच चुकी थी। उसने ट्रेन से ही अता पता करके एक अच्छे से गर्ल्स हॉस्टल में अपनी बुकिंग करवा ली थी। रेनू को बेंगलोर आए 3 महीने बीत चुके थे। जय ने धोखा दे दिया था। उसका ना ही कॉल आया था ना ही कोई मैसेज। रेनू 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुकी थी पर अब तक जॉब नहीं मिला था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। पैसे ख़त्म होने वाले थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। उसने अभी तक अपने गहने नहीं बेचे थे, वो बेचना भी नहीं चाहती थी। उसने सोचा था कि जॉब हो जाने के बाद जब फ्लैट लूँगी तो उस वक्त ये काम आएंगे, पर अब अगर जॉब नहीं हुई तो उसे मजबूरी में उसे बेचना पड़ सकता था। वो काफ़ी विवश और मजबूर हो गई थी। वो लाख चाहती घर पे नहीं तो कम से कम भैया को तो कांटेक्ट कर लूँ, सारी बातें बता दूँ, कुछ मदद मांग लूँ। वो दोनों ने तो लव मैरिज किए हैं, शायद मुझे समझ सके, मेरी हेल्प कर दे, पर रेनू की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। 4 पैसे बच जाए ये सोचकर उसने किचन हॉल बाथरूम वाला फ्लैट खुद के लिए बुक किया था ताकि खाना खुद ही बना सके, और अब तो राशन पानी भी खत्म होने को थे। भाड़ा तो चलो 6 महीने का दिया हुआ, पर भूखे पेट और पैदल कहाँ जाऊंगी और जॉब कैसे ढूंढूंगी। रेनू अपने ही विचारों में खोई थी कि मोबाइल बज उठा था। उसकी नौकरी एक अच्छे से सरकारी स्कूल में हो गई थी। बस एक कंडीशन थी कि आपको साल भर के अंदर यहाँ की
लोकल भाषा सीखनी होगी। मरता क्या ना करता, रेनू ने हामी भर दी थी। दूसरे दिन ही रेनू ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। रेनू का हॉस्टल भी स्कूल से नज़दीक ही था, यही कोई 5 किलोमीटर दूर। उसके स्कूल के बस भी वहाँ आती जाती थी। रेनू खुश हो गई थी, उसके आने जाने के पैसे भी बच गए थे। उसने लोकल भाषा सीखने के लिए क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए थे। रेनू का गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में था, अगल बगल नज़दीक में ही सारी सुख सुविधा मौजूद थी। हॉस्टल काफ़ी बड़ा था, किसी कॉलोनी की तरह जो ABCD ब्लॉक में बटा हुआ था। ए में पढ़ने वाली लड़कियों के हॉस्टल थे, यानी काफ़ी बड़ा बड़ा हॉल, उसमें ऊपर नीचे लगे बेड, दोनों अलमारियों से जुड़ी दीवारों से लगी अलमारियां, कुर्सी से जुड़े मेज, पूरे फ्लोर एक जैसे थे। नीचे मेस था जहां बच्चियों को खुद जाके खाना खाना पड़ता था, अपनी प्लेटें खुद साफ करनी पड़ती थी। बाकी के 3 ब्लॉक में से B में हॉल, किचन, बाथरूम, C में 1 BH और D में 2 BH था। हर बिल्डिंग के नीचे उसका अपना अपना मेस चलता था। इसके अलावा एक और बिल्डिंग था जिसमें बैंक, हॉस्पिटल, मंदिर, शॉपिंग मॉल, थिएटर, कैफे, कैंटीन, जिम और हर फैसिलिटीज के साथ साथ कुछ वर्कर्स और गार्ड के रहने की सुविधा थी। हर बिल्डिंग के नीचे पार्किंग की सुविधा थी। हॉस्टल में अधिकतर वर्किंग वुमेन रहती थी, उनमें से बहुत सारी सिंगल मदर भी थी जो अपने बच्चों के साथ रहती थी। कैफे, कैंटीन में मिलने जुलने के लिए मैन को मना नहीं था, पर उसका भी एक टाइम टेबल था। काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, हर जगह कैमरे लगे थे। रेनू ने अपने माता पिता और भाइयों के दिए पैसों को काफ़ी सहेज के रखा था। फिर एक नया बैंक में अकाउंट्स खोलकर सारे पैसे उसमें डाल दिए थे। उसने अपने पुराने मोबाइल को बेच के नया मोबाइल तक ले लिया था और सिम तो अभी भी जय के नाम वाला ही यूज कर रही थी। उसने अपने तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं छोड़ा था। कभी कभी वो खुद में खोई रहती है और सोचती रहती है क्या प्यार इतना अंधा होता है कि अपने माँ बाप को धोखा दे दे, एक अनजान पर भरोसा कर एक अनजान मंजिल की ओर अग्रसर हो जाए। ये तो प्रभु की कृपा है। मेरे पास डिग्रियां थी, कुछ पैसे थे तो सरवाइव कर लिया, वरना मेरा क्या होता। उन लड़कियों पे पता नहीं क्या क्या बीतती होगी जो अपने अंधे प्यार की शिकार हो जाती है। आए दिन ऐसी खबरें देखने और सुनने में आती है कि किसी को उसका चाहने वाला ही बेच देता है तो कभी मार देता है। विश्वासघात खुद में कितनी बड़ी सजा है ये तो भुगतने वाला ही समझ सकता है। मैंने भी मेरे अपनों के साथ विश्वासघात किया है। पता नहीं वो लोग कैसे हुए, भले मुझे माफ कर दे पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जिसके कारण घर छोड़ा वही दगाबाज निकला। छी लानत है मुझ पे, मैं एक आदमी को ना परख सकी। अब पूरी जिंदगी अपनों के बिना जीना पड़ेगी। मैं यही डिजर्व करती हूँ, अब एक यही सजा दी है मुझे ऊपर वाले ने। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। रेनू को बेंगलोर आए 3 साल बीत चुके थे। वो वहाँ की लोकल भाषा बहुत अच्छे से सीख गई थी और वो इस तरह से वहाँ की लोकल भाषा फराटेदार बोलती थी कि कोई यही नहीं समझ पाता था कि वो वहाँ की लोकल नहीं है बल्कि वो बिहार से बिलोंग करती है। तो चलिए दोस्तों, मैं रेनू की कहानी आप लोगों के समक्ष रखी हूँ। दगाबाज बलमा का फर्स्ट पार्ट, जल्दी सेकंड पार्ट लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। अगर पहली बार चैनल पे आया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।